हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। कल के लेक्चर में हमने बात की थी कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने उसके ऊपर डिस्कस किए थे, थोड़ी प्रैक्टिस हमने की थी। साथ साथ आप लोग जो भी टॉपिक हो रहा है उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में कोई भी परेशानी ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपकी एक क्लास जो है वो मैं ले पाऊँ ताकि जो भी बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा माध्यम बने, उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। इस वीडियो में मैंने बाइलिंगुअल नोट्स डालने की कोशिश की है ताकि जो बच्चे बीएड के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, थ्योरी एग्ज़ाम्स को भी अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम मैंने यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की है। वीडियो में नोट्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे। वाइगोत्स्की थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम जो है यहीं से ही फर्स्ट जो हमारी स्लाइड है यहीं से ही हमारा क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। तो यहाँ से ही क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि वाइगोत्स्की ने किस विकास के बारे में बात की थी, किस तरीके के विकास के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर सोशियो कल्चरल जो है उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च था वो था सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इरिक्सन की थ्योरी थी साइको सोशल डेवलपमेंट। जो फ्रायड की थ्योरी है वो साइको एनालिसिस के बारे में उन्होंने बात की है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की है। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो हम बहुत आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च था वो था कंस्ट्रक्टिविज़्म, यानी रचनावाद या निर्मितवाद के बारे में उन्होंने बात की थी। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविज़्म वर्ड जो है वो कहाँ से निकला? कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि कुछ ना कुछ बनाना, किसी ना किसी चीज़ को क्रिएट करना, किसी ना किसी चीज़ की रचना करना। तो रचनावाद जो है सिखाने के उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना अथवा निर्माण वातावरण से अंतः क्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर वाइगोत्स्की ने की है। रचनावाद के बारे में जो उनका एरिया ऑफ रिसर्च था, रचनावाद क्या कहता है? रचनावाद कहता है कि विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना खुद करता है, स्वयं करता है। वो लर्निंग जो है किसकी हेल्प से कर रहा है? आसपास जो उसके एनवायरनमेंट में जो उसको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं नए नए, अपने अनुभवों के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो इसी प्राकृतिक विधा को रचनावाद कहा गया है। तो रचनावाद जब हम शब्द सुनते हैं तो सीधा ही हमारे माइंड में एक वर्ड आ जाना चाहिए कि ये क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड जो एक हम कहें मेथड है कि बच्चे को ध्यान में रखकर ये चीज़ कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है, अपने अनुभवों के द्वारा कर रहा है। तो इस व्यवस्था में ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। इस अवस्था में बच्चों के अनुभवों को, उनकी जिज्ञासाओं को, उनकी सक्रिय सहभागिता को, यानी कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है ताकि बच्चे वहाँ पर अपना जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाकर खुद अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। तो उनके पठन पाठन हेतु ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जा सके। तो इसके बाद हम बात करें वाइगोत्स्की ने जो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, तो लेव वाइगोत्स्की जो थे वो एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि कल्चर का भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इन्होंने कल्चर के बारे में बात की थी, सोशल और कल्चरल। तो यानी कि सोसाइटी में
हम जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, और सबका जो है सबके जो रीति रिवाज है वो अलग अलग है, रहन सहन का ढंग अलग अलग है। तो उसमें हम कहें कि सबके कल्चर अलग अलग हैं, तो उनका कल्चर का भी पूरा इफ़ेक्ट जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर देखने को हमें मिलता है। तो वाइगोस्की ने बाल विकास पर और सांस्कृतिक और अंतःवैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये कैसा कम्युनिकेशन है, आपस में बातचीत करना, आपस में अपने जो है एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इस पर उनका जो एरिया ऑफ रिसर्च था वो था चाइल्ड डेवलपमेंट और कल्चरल मेडिएशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये एरिया ऑफ रिसर्च उनका रहा। एक बात और जो हमने पियाजे की थ्योरी में भी डिस्कस की थी, भाषा और विचार पर उनके क्या जो है विचार थे, भाषा के विकास और विचार पे, लैंग्वेज और थॉट पर, कि बच्चे के अंदर पहले भाषा विकसित होती है या बच्चा जो है विचार चिंतन करना पहले आरंभ कर देता है। तो इसके बारे में भी हमने पहले भी बात की थी, आगे भी आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वाइगोस्की के क्या विचार थे लैंग्वेज और थॉट के बारे में। आगे हम बात करें कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, हमने अभी पहले ही बात की कि बच्चा जो है अपने वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों के द्वारा सीख रहा है। तो सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चों के चिंतन और बच्चों के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आते रहेंगे। जैसे जैसे वो एक्सपीरियंसेस को गेन करेगा वैसे वैसे उसके व्यवहार में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अलग है। तो उनके जो है जब भी वो आपस में बातचीत करेंगे तो उनके विचारों पर भी उनका पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा दूसरे व्यक्तियों का। तो विकास जो है व्यक्तियों में अपनी आपसी अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। और वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है, उसके 3 तरीके हैं। इमिटेटिव लर्निंग, इमिटेशन का मतलब नकल करना, अनुकरण करना, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नकल करने का प्रयास कर रहा है। जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं कि टीचर जो है छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है या राइम्स बोल रहा है, पोएम जो है एक जो है राइम जो है वो बोल रहा है, उसके बोलने का तरीका कैसा है, उसके एक्शंस कैसे हैं, एज इट इज़ बच्चे उसके एक्शंस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो नकल करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, अनुदेशित अधिगम, इंस्ट्रक्टेड लर्निंग, जिसमें बच्चा जो है जैसे जैसे टीचर जो है उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जैसे जैसे बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं उनको याद करता है और उन्हीं के अनुसार जो है अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, नियमित करता है। तीसरा जो हमारा तरीका है इसके अंदर, सहकारी अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेशन से काम करना, जिसमें जो है बच्चे ग्रुप के अंदर ग्रुप लर्निंग जो है, ग्रुप में इकट्ठा होकर एक कोई स्पेसिफिक स्किल सीखने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे, समझेंगे और एक दूसरे को जो है हेल्प करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करेंगे। इसे बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, या हम कह सकते हैं तरीके हैं, जिन इमिटेटिव लर्निंग, इंस्ट्रक्टेड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिनके माध्यम से बच्चा आपस में अंतःक्रिया करना सीख रहा है और अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है। अब हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वाइगोत्स्की। तो 4 मूलभूत सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिए थे। वाइगोत्स्की ने कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो होनी चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया का बच्चे के व्यवहार पर जो है पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। उसकी थिंकिंग जो है, उसका जो बिहेवियर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो है अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। हमने पहली ही स्लाइड में बात की कि बच्चा नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करके अपने वातावरण में जैसे जैसे उसको अनुभव मिल रहे हैं उनसे वो कुछ ना कुछ सीखता है। दूसरा, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, कि बच्चा सोसाइटी के अंदर रह रहा है, समाज के अंदर रह रहा है, तो समाज में रहते हुए उसका डेवलपमेंट होगा। बिना समाज के उसका विकास होना संभव नहीं है। समाज में रहते हुए आपसी अंतःक्रिया करते हुए उसका विकास, उसका डेवलपमेंट जो है वो संभव है। अधिगम विकास की ओर उन्मुख होता है। जैसे जैसे बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ ना कुछ लर्न करेगा, उसको नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, तो उसका जो है डेवलपमेंट होना जारी रहेगा।
मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। मेंटल डेवलपमेंट के अंदर बच्चे का जो मानसिक विकास है उसमें लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर बच्चे को लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, अगर भाषा का ज्ञान नहीं है, तो वो आपसी अंतःक्रिया करने में सक्षम नहीं है, और अगर आपसी अंतःक्रिया नहीं होगी तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। आगे हम बात करें जो बहुत ही हम कहें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो अब आगे स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एरियाज ऑफ वाइगॉस्की थ्योरी मुख्य क्षेत्र की बात करें, ये जो टर्म्स यहाँ पर लिखी गई हैं इन्हें समझते जाएं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में बन जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इसको जस्ट हमें अच्छे से समझना है और बहुत ही ईजी वे में यहाँ पर बताया गया है। अधिक जानकार अन्य, मोर नॉलेजेबल अदर, ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनके पास सीखने वाले की तुलना में उच्च क्षमता स्तर होता है, यानी कि हमारे टीचर्स। जैसे स्टूडेंट और टीचर का जो है रिलेशन है, या स्टूडेंट और टीचर की बात करें तो टीचर के पास जो है हायर एबिलिटी होगी, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एज़ कम्पेयर टू लर्नर। तो यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो कौन हो जाएगा? टीचर हो जाएगा। और स्टूडेंट कौन हो जाएगा? सीखने वाला हो जाएगा, लर्नर हो जाएगा। तो मोर नॉलेजेबल अदर जो है कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा ट्रेनर, कोई भी जो है आपका पीयर भी हो सकता है, इवन आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है जिसके ऊपर आप सीख रहे हो अभी, और हम कहें कोई छोटा बच्चा भी आपको सिखा सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन जिसकी एबिलिटी या हम कहें अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर है, हायर एबिलिटी है जिसके अंदर, जो कुछ ना कुछ हमें सिखा सकता है, वो हमारे लिए क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट अब हम बात करें इसके अंदर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कहें एरिया है वाइगॉस्की थ्योरी का। इससे क्वेश्चन जो है एचटेट में, सीटेट में बनता ही बनता है। हर बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो इस ZPD से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत के माध्यम से ऐसा बताया है कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, यानी कि इंटरपर्सनल जो है इंटरपर्सनल होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। यानी कि हम आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ विचार जो है वो शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा? बच्चे का डेवलपमेंट होगा और इससे उन्हें उनके वास्तविक ज्ञान का पता चलता है। वास्तविक ज्ञान क्या है? यानी कि बिना किसी की सहायता लिए बच्चे द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो एक सर्कल जो ड्रॉ किया गया है, इसमें 3 शेडेड पार्ट्स हैं। तो इनको भी अच्छे से डिफाइन किया गया है यहाँ पे। जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसमें लर्नर कैन डू अनएडेड, यानी कि बिना किसी सहायता से कोई भी ऐसा कार्य जो बच्चा बिना किसी की सहायता से कर रहा है वो क्या है? हमारा उसका वास्तविक ज्ञान है। जो दूसरा सर्कल यहाँ बताया गया है ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि कोई ऐसा कार्य जो उस बच्चे से ही जो है वो बच्चा खुद नहीं कर पा रहा, उसे किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो वो क्या है? हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और लास्ट है लर्नर कैन नॉट डू, कि बच्चा वो नहीं कर सकता। तो ये 3 जो सर्कल यहाँ दिखाए गए हैं, ये जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करूँ तो ऐसा जोन जो इन दोनों के बीच में है कि बच्चा क्या खुद कर पाने में सक्षम है और बच्चा क्या खुद नहीं कर सकता। ये 2 चीज़ें हैं, लर्नर कैन डू अनएडेड एंड लर्नर कैन नॉट डू। तो इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच का ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो जोन है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसे पढ़कर भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। वास्तविक ज्ञान जो है, वास्तविक विकास के ज्ञान से तात्पर्य है बिना किसी की सहायता लिए बच्चों द्वारा किया गया कार्य, यानी कि बालकों के संभाव्य विकास के स्तर, अर्थात जिसे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम हैं। ये जो हमारा जोन है, इस जोन के अंदर क्या है कि यहाँ पर बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है जिसकी हेल्प से बच्चा
जो है उस कार्य को आसानी से कर सकता है। इन दोनों स्तरों के बीच में ये जो अंतर है, ये जो जोन है, लर्नर कैन डू अनएडेड एंड लर्नर कैन नॉट डू, इन दोनों के बीच में जो जोन जो अंतर है, इसी को ही जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में और भी अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जो ग्राफ के माध्यम से बताया गया है, एक बच्चा जो है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दो स्तरों के बीच का अंतर हम कह सकते हैं, दो स्तरों के बीच का जो जोन है उसको हम कह सकते हैं। ये ग्राफ आपको देखने को बहुत जगह मिलेगा। इस ग्राफ में क्या बताया गया है, लेवल ऑफ चैलेंज, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। एक एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, इस ग्राफ के अंदर किस जगह क्या चीज़ लिखी हुई है। यहाँ से भी ग्राफ में भी एज इट इज़ ग्राफ भी दे दिया जाता है और उसमें एक कोई चीज़ छोड़ देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है इस एरिया में कौन सी टर्म जो है वो आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है वो लेवल ऑफ चैलेंज और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के बीच में बनाया गया है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि व्हाट द लर्नर कैन करेंटली अचीव इंडिपेंडेंटली, कि बच्चा बिना किसी की सहायता से क्या कर पाने में सक्षम है। और यहाँ पर है व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू अचीव इंडिपेंडेंटली, मतलब कांट बी एबल टू अचीव इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर क्या, इन दोनों के बीच में आपको ये जोन तो दिख रहा है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का जो जोन है। और यहाँ पर क्या है, अगर इस जोन के अंदर क्या है, बच्चे को स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग एक तरीके की हेल्प है। जो हेल्प जो है बच्चे को जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उस गाइडेंस को क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। हिंदी में इसे मचान या पाड़ भी बोला जाता है। तो स्कैफोल्डिंग ओकर्स थ्रू द सपोर्ट ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर। तो मोर नॉलेजेबल अदर हमने अभी टर्म जो है हमने सीखी भी थी। मोर नॉलेजेबल अदर ऐसे लोग जिनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है या जिनकी एबिलिटी हायर है एज़ कम्पेयर टू लर्नर, तो वो क्या देंगे, बच्चे को स्कैफोल्डिंग देंगे, बच्चे को हेल्प देंगे, बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चा जो है जो कार्य वो नहीं कर पा रहा इंडिपेंडेंटली, वो बहुत आसानी से कर पाए। तो ZBD क्या है, दो स्तरों के बीच का अंतर है। एक स्तर है विकास का वर्तमान स्तर, यानी कि बच्चा किसी अन्य की मदद के बिना क्या कर पाने में सक्षम है। और दूसरा है विकास का संभावित स्तर। संभावित स्तर यानी कि पोटेंशियल लेवल, जो हम कह सकते हैं कि बच्चे को अगर थोड़ी सी हेल्प दी जाए तो वो क्या कर पाने में सक्षम है, मतलब उसका लेवल ऑफ पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच का जोन ही क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। आई होप आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। दो स्तरों के बीच का जो जोन है उसे हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। प्रोक्सिमल यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और बच्चा इसमें पहुंच कैसे सकता है, जब उसे स्कैफोल्डिंग दी जाए, जब उसे हेल्प दी जाए, जब उसे गाइडेंस दी जाए, जिसकी हेल्प से वो कार्य वो कर पाने में सक्षम हो जो वो अकेला नहीं कर पा रहा है। आगे बात करें हम ZPD के दो फीचर्स, अभी हमने बात की स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग क्या है, यानी कि किसी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी गई हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और दूसरी टर्म है हमारी रेसिप्रोकल टीचिंग। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे ब्रीफ में करते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग मचान, हिंदी में इसे बोलते हैं मचान, या कई जगह आपको पाड़ भी देखने को मिल सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके अंदर मचान स्कैफोल्डिंग यानी कि दूसरों द्वारा प्रदान की गई सहायता को मचान कहते हैं, जिसका मतलब है शिक्षार्थी के विकास में सहायता करने के लिए शिक्षकों या अन्य लोगों की भूमिका, जिससे वो अगले चरण तक, अगले स्तर तक पहुंच पाने में समर्थ हो जाए, एबल हो जाए। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, ये हेल्प प्रोवाइड करता है, एक शिक्षार्थी क्या कर सकता है उसकी सीमा का विस्तार कर देता है। कि एक बच्चा जो है कुछ यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसके अंदर बच्चे को चलने में हेल्प की जा रही है, ये क्या है, उसे स्कैफोल्डिंग दी जा रही है। बिना हेल्प के वो सिर्फ जो है यहाँ पर अपने हाथ और पैर से सिर्फ जो है रेंग पा रहा था, अब उसे थोड़ी सी हेल्प देंगे तो वो खड़ा भी हो पा रहा है।
तो यानी कि उसका जो सीमा क्षेत्र है उसका विस्तार हो रहा है। शिक्षार्थी को असंभव कार्यों को पूरा करने की अनुमति देता है। ऐसे कार्य जो वो अकेला नहीं कर पाता तो वो किसी की हेल्प से कर सकता है, और इसे हमेशा ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं है कि हर बार ही टीचर जो है बच्चे की हेल्प कर रहा है, उसे नीडेड नहीं है या उसे अभी जो है सही टाइम नहीं है उसकी हेल्प करने का, फिर भी उसे बार बार स्कैफोल्डिंग दी जा रही है, उसकी हेल्प की जा रही है। तो इसका भी ये है कि जब बच्चे को बहुत ज़रूरत हो तभी उसको जो है सहायता दी जाए। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं कि क्लास में मचान कैसे दी जाती है बच्चों को, जब एक टीचर जो है बच्चों को अतिरिक्त प्रश्न करना सिखा रहा है, रोज़ उनकी प्रैक्टिस भी करा रहा है। जब भी उन्हें उचित सहायता प्रदान करके गलत उत्तर मिलते हैं, वो बार बार उनकी क्या कर रहा है, फिर से उन उसके जो बच्चे जो गलत आंसर दे रहे हैं उनको फिर से बार बार रिपीट करा के, उनको ठीक करा के, उनकी बार बार प्रैक्टिस कराता है। तो एक सप्ताह के बाद, आफ्टर 1 वीक, बार बार प्रयास करने के बाद बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना ही खुद ही अकेले स्वयं अपने प्रश्नों को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो स्कैफोल्डिंग यानी कि टीचर के द्वारा पहले हेल्प की गई, बार बार उसकी प्रैक्टिस कराई गई, और एक टाइम ऐसा आया जब वो बच्चा उन प्रॉब्लम्स को खुद अपने आप सॉल्व करने के लिए वो सक्षम हो गया। तो ये था स्कैफोल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट जो टर्म है रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण क्या है? एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है। इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि पारस्परिक शिक्षण, यहाँ यानी कि टीचिंग का उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? उल्टा। तो टीचिंग का उल्टा यहाँ पर क्या है? नॉर्मली एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। टीचर जो है वो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है, एबिलिटी हायर है, और वो बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है रेसिप्रोकल टीचिंग में? स्टूडेंट्स जो हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको डिवाइड करके उन छोटे छोटे समूह उनके बना दिए जाते हैं, और वहाँ उन समूहों में बच्चे ही शिक्षक बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पढ़ा रहा है वो कौन है? बच्चे ही शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में वहाँ छोटे समूहों में कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहा गया है। लेकिन ये ग्रुप्स बनाने से पहले, और ग्रुप्स को जो है ग्रुप्स में जब बच्चे टीचर बनकर जो है टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, उससे पहले टीचर को बच्चों को अच्छे से गाइड करना है। और गाइड जब बच्चे को कर रहे हैं तो उन्हें ये 4 जो इसके स्टेप हैं रेसिप्रोकल टीचिंग के, ये 4 स्टेप जो है वो बच्चों को सिखाने हैं अच्छे से, उनको इसके बारे में डिस्कस करना है, ताकि जब बच्चे ये सब रणनीतियाँ, ये सब स्ट्रेटजीज़ अच्छे से सीख पाएँ, तभी बच्चे जो हैं एक शिक्षक का जो रोल है, शिक्षक की भूमिका जो है वो अच्छे से निभा पाएंगे। तो ये 4 जो टर्म्स हैं वो समराइजिंग, क्वेश्चन जनरेटिंग, क्लैरिफाइंग एंड प्रिडिक्टिंग। तो समराइजिंग यानी कि क्लासरूम में जो भी टॉपिक है वो टॉपिक जो है बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाया गया, उसको समराइज़ किया गया, और समराइज़ करने के बाद बच्चे क्या करेंगे? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरेट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, और उन क्वेश्चंस को जो बच्चा वहाँ पर टीचर का रोल प्ले कर रहा है वो उन क्वेश्चंस का आंसर करेगा, और फिर उसके बाद वो प्रिडिक्ट कर लेगा कि बच्चों ने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो ये 4 स्टेप आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन चारों स्टेप्स में से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कोई भी एक टर्म को चेंज किया गया, और वहाँ से पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का जो है स्टेप नहीं है, रेसिप्रोकल टीचिंग का स्टेप नहीं है। तो आपको ये चारों स्टेप अच्छे से याद रखने होंगे, इनकी ये टर्म्स चारों याद रखनी होंगी। सबसे पहले समराइजिंग है, समराइजिंग के बाद जो है क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, ये चारों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। अब ये रेसिप्रोकल टीचिंग हम करते क्यों हैं? ताकि बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है, उन बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, कि एज अ टीचर अगर बच्चों को टीचर बना दिया जाए तो उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको डेवलप अच्छे से किया जा सकता है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों के अंदर उत्साह लाने के लिए जो है बच्चों को शिक्षक
के रूप में जो है शिक्षक का रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाता है। इससे क्या होगा, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे और उनकी समझ को मॉनिटर करने में ये मदद करता है कि जैसा कि वे पढ़ते हैं। यह छात्रों को पढ़ने के दौरान सवाल पूछना सिखाता है। इसमें आपने एक स्टेप देखा होगा, क्वेश्चनिंग। तो बच्चे क्वेश्चन जनरेट करना यहाँ सीख रहे हैं। और साथ ही साथ ये क्या है, पाठ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि बच्चे जो है कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि बच्चे जो हैं अच्छे से उसको धारण करके अच्छे से उस ज्ञान को, अब ज्ञान की अवधारणा अवधारणा का मतलब है कि जो बच्चे जो हैं उसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। इट हेल्प्स मेक द टेक्स्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिबल। तो रेसिप्रोकल टीचिंग जो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको यूज़ करके एक टीचर क्लासरूम को बहुत ही हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग भी बना सकता है और बच्चों की जो समझ है उसको भी डेवलप कर सकता है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल भी बना सकता है। अब बात करें वाइगोस्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था। वाइगोस्की के भी जो विचार थे, उन्होंने लैंग्वेज के बारे में 1900 वाइगोस्की के अनुसार जो है लैंग्वेज जो है दो तरीके के रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जो भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में दो तरीके की भूमिकाएं अदा करती है। पहला तो भाषा ही वह वो साधन है जिसके द्वारा वयस्क बच्चों को जानकारी देते हैं। अगर लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप और मैं, हम जो है लैंग्वेज के माध्यम से ही यहाँ पर कनेक्ट हो पा रहे हैं और हम जो है जो भी बात हम कहना चाहते हैं वो लैंग्वेज के माध्यम से ही कह सकते हैं। तो भाषा ही बौद्धिक अनुकूलन का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। यानी कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन है उसको डेवलप करने के लिए लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छा टूल है। हम जो भी चिंतन करते हैं, जो भी थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं, वो भाषा के माध्यम से ही चल रहे हैं। तो भाषा जो है एक हम कह सकते हैं बहुत अच्छा साधन है अपने विचारों को व्यक्त करने का। अब लैंग्वेज जो है वो कितने प्रकार की है। लैंग्वेज यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की तीन तरीके की लैंग्वेज उन्होंने बताई है। जब बच्चा 2 वर्ष की आयु में है, तो 2 वर्ष की आयु में है तो बच्चे के अंदर 2 या 2 वर्ष से अधिक जो आयु में है बच्चा, तो उसके अंदर सामाजिक भाषा जो है वो विकसित होगी। जो बाहरी संचार है, जिसका उपयोग दूसरों से बात करने के लिए किया जाता है, जो जिसका उपयोग जो है बच्चा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करता है, उस स्पीच को सोशल स्पीच बोला जाता है। निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच, ये बहुत बार क्वेश्चन आप को देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करोगे, एस्टेट में बहुत बार क्वेश्चन इस एरिया से ज़रूर आता है। कौन सी थॉट ऑफ, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ये किस तरीके की जो है थॉट है, किस तरीके की स्पीच के बारे में या किस तरीके की लैंग्वेज के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो प्राइवेट स्पीच क्या है। प्राइवेट स्पीच जो है सबसे पहले 3 साल की उम्र से विशिष्ट हो जाती है, 3 साल की उम्र से एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि ऐसी स्पीच जो बच्चा खुद को डायरेक्ट करने में, खुद को डायरेक्शन देने में, जो स्वयं को निर्देशित करने में जिसका यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही जो है एक तरीके से इंटेलेक्चुअल फंक्शन के रूप में कार्य करती है। और इसे मौन आंतरिक भाषण में, यानी कि इनर स्पीच, ये थर्ड टाइप है, इनर स्पीच। 3 साल की आयु तक जो होगी बच्चे की प्राइवेट स्पीच डेवलप होगी। धीरे 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 करके ये प्राइवेट स्पीच जो है वो साइलेंट इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कब हो जाएगी, एट द एज ऑफ 7 वर्ष की आयु से ये जो है आंतरिक मौन आंतरिक भाषा में बदल जाता है। तो 3 तरीके की स्पीच है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। आगे हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बस हमने ऑलमोस्ट जो है इस थ्योरी को कवर कर लिया है। तो वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और ज्ञान को निष्क्रिय रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, अपितु व्यक्तिगत रूप से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। दूसरा, भाषा मानसिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है। जो हमने 4 प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें चौथा प्रिंसिपल यही था कि भाषा मानसिक विकास में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करती है।
क्योंकि भाषा ही समाज शास्त्रीय उपकरण है, यानी कि एक सोशो कल्चरल टूल है जिससे हम दूसरों को सिखाने में या हमारे जो दूसरे साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको करने में जो है सहायता मिलती है। और आगे हम बात करें, अधिगम दो स्तर पर होता है, एक तो सोशल लेवल पर और एक इंडिविजुअल लेवल पर। जो सोशल लेवल पर होता है, सामाजिक स्तर पर होता है, इंटर साइकोलॉजी बोला जाता है उसे। इंटर साइकोलॉजी यानी कि दो लोगों के बीच में, आपस में दो लोगों के बीच में। और इंट्रा साइकोलॉजी की बात करें तो वो इंडिविजुअल लेवल पे है, यानी कि बच्चे के अंदर, बच्चा खुद को गाइड कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है और जो है खुद ही समस्या का समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है। तो विकास को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि अधिगम में ऐसे लोग शामिल होने चाहिए जो सामाजिक साधनों, जैसे हमारे जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी लैंग्वेज हैं, हमारे सिंबल्स हैं, उनका उपयोग बिल्कुल नेचुरल वे में, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से करते हैं। ऐसे लोग हमारे जो है लर्निंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ हमने जो है वाइगोत्स्की थ्योरी को कवर कर लिया है। बहुत ही ईजीएस्ट हम थ्योरी जो है इसको कह सकते हैं। हमें सिर्फ कुछ टर्म्स का ध्यान रखना है और उन्हें बहुत अच्छे से समझना है। जैसा कि मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में हमने बात की, हमने जेडपीटी के बारे में भी बात की, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की, जिसके अंदर दो टर्म्स की बात की गई थी, स्कैफोल्डिंग की और रेसिप्रोकल टीचिंग की। रेसिप्रोकल टीचिंग जो है उसके 4 स्टेप हैं, वो चारों स्टेप आपको याद होने चाहिए। और जो भाषा के बारे में वाइगोत्स्की के क्या विचार थे, और 3 तरीके की भाषा जो है वाइगोत्स्की के द्वारा बताई गई है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। और भाषा जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल, हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टूल है, जिसके माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाइगोत्स्की सोशो कल्चरल थ्योरी। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें पूछा गया है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आधारशिला यह है कि समाज और संस्कृति। वाइगोत्स्की ने सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। तो समाज और संस्कृति विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, समाज और संस्कृति। तो इसे किस प्रकार का दृष्टिकोण माना गया है, जैसा कि आप नाम में ही देख रहे होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान में अधिगम के लिए समर्थन, जो छात्र को एक शिक्षार्थी के रूप में स्वतंत्रता से बढ़ने की अनुमति देता है। यहाँ पर क्या है, समस्या समाधान में अधिगम के लिए समर्थन यानी सपोर्ट की बात की गई है। जस्ट एक की पॉइंट आपको पकड़ना है, उससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो समर्थन की बात की गई है, गाइडेंस की बात की गई है, हेल्प की बात की गई है। तो वो क्या है, हमारी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी गई जो है हेल्प, सहायता, आधारभूत सहायता, जिसे मचान बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है या पार्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार छोटे बच्चे साझा ज्ञान को स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने के लिए किस तंत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बात की गई है साझा ज्ञान या सामाजिक ज्ञान जो है उसको व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने के लिए कैसा, मतलब खुद हम बात करें इंटर साइकोलॉजी से इंटर साइकोलॉजी में आना, तो उसके लिए किस तरीके की स्पीच की बात की गई है, प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण की बात की गई है। और इन तीनों ऑप्शंस में से किसी के भी बारे में वाइगोत्स्की ने बात नहीं की थी। निजी भाषण के बारे में वाइगोत्स्की ने बात की थी। 3 तरीके की स्पीच जो है वाइगोत्स्की ने बताई थी, उनमें से प्राइवेट स्पीच जो कि 3 साल से जो है बच्चे के अंदर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार छात्रों के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो वाइगोत्स्की ने सोशो कल्चरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसके अंदर वाइगोत्स्की ने कोलैबोरेटिव लर्निंग की भी बात की। समाज में रह रहे हैं तो समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना होगा।
समाज में जो है सामंजस्य स्थापित करना होगा, उसके लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस की बात करें, मानकीकृत परीक्षण, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ विकल्पीय प्रकार के प्रश्न और सहयोगात्मक परियोजनाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रमुख नियम है। हमने प्रमुख नियमों की बात की थी, 4 जो प्रिंसिपल्स की बात की थी। बच्चों के समाज और संस्कृति उनके संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल और कल्चरल के बारे में बात की गई है वाइगोत्स्की के द्वारा। समाज की भाषा ज्ञान प्राप्त करने में एक उपकरण, या ये इसके बारे में बात की गई कि भाषा जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरों और विशेष रूप से अधिक जानकार लोगों और वयस्कों के निवेश से संज्ञान के विकास को प्रभावित करने की क्षमता है। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा यह सीखने की कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने दम पर एक आयत बनाना है, लेकिन शिक्षक की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। यहाँ पर बच्चा कोशिश कर रहा है एक आयत बनाने की, लेकिन एक टीचर की हेल्प ले रहा है। तो वो कौन से जोन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये सिचुएशन में इसको क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सीखने के लिए केंद्रीय होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं समीपता, अनुकूलन, आत्मसातन और संस्कृति एवं भाषा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपने बहुत अच्छे से इस थ्योरी को सुना है, समझा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत आसानी से दे पाएंगे। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी वाइगोत्स्की थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया है, और भी क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड आप लोग जो है अटेम्प्ट करें। और कोई भी समस्या आ रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम हमारी जो है इरिक्सन थ्योरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।